जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। जो भी कंटेंट आपको पॉलिटी के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लास्ट प्रीवियस जो वीडियो था मेरा, उसमें हमने देखा था राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखा हुआ था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट जो टॉपिक है ये काफ़ी वास्ट है, तो इसका मैं सेकेंड पार्ट लेके आज आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये भारत का राष्ट्रपति ही है, इसमें अपन फिर से वही देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है, बहुत यूज़फुल चीज़ें वहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें मेनली हम देखने वाले हैं, इसमें तो आप एक देख पाओगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं निर्वाचन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिले होंगे, जैसे कि एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मैंने जो प्राथमिकता वाली बातें थी वो सब बताई थी। तो जो इनका निर्वाचन होता है थोड़ा सा अलग होता है, तो निर्वाचन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो महाभियोग की प्रक्रिया देख लेंगे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में शक्तियाँ नहीं देखी थी, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है, कई सब प्रकार के इनके पावर्स होते हैं। विधायी शक्तियाँ, उसके बाद कार्यपालिका शक्तियाँ, उसके बाद क्षमादान की शक्ति, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे सैन्य शक्ति होता है, ये प्रमुख होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ बहुत सारे पावर्स भी होल्ड करता है। तो इनके हम सभी शक्तियों को आज देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में कोशिश करेंगे कि अपन एक क्वेश्चन आंसर, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सहित, वो भी लगाने का। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसका मैक्सिमम लाभ लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात जो है ये है समरूपता का सिद्धांत। भारत में क्या है, संघवाद है, मतलब सेंटर एंड स्टेट्स का क्या है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो इनके वोटर्स होंगे, ठीक है ना, जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक वर्ड आप लोग चाहो तो नोट कर लो, निर्वाचक मंडल को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उनके सदस्य कौन होंगे, तो सीधी सी बात है, जो राज्य के विधानमंडल होंगे, ठीक है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा तो है ही, मतलब मैं बात कर रहा हूँ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों के, और MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो इनका जो एक वोट होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर 3 फार्मूलाज आपको मिलेंगे, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझना। तो पहला क्या है, समरूपता का सिद्धांत। समरूपता मतलब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लॉट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व वो करते हैं, जो MLAs हैं, ठीक है ना, जो MLAs हैं उनका जो वोट का काउंटिंग होगा, जो उनका वैल्यू होगा वो एक जैसा रहेगा। तो ये यही कहलाता है समरूपता का सिद्धांत। अब देखो काम की चीज़ें, विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं। तो प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, ठीक है, आप फिर से समझो, उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, पॉपुलेशन ऊपर आ जाएगा और जो वहाँ के MLAs हैं वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं और जो भी भागफल आता है उसको फिर से 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्या, सबसे ऊपर राज्य की जनसंख्या, ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो MLAs हैं, मतलब जो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये पहला फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। जो राज्य के सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, उनके मतों का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। इसको देख लो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक विधायक का मत मूल्य कितना है, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और फिर से हमने डिवाइड कर दिया कितना से, 1000 से, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एक विधायक का मूल्य इतना होता है। तो अभी हमने देखा किसका, MLA का वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं MP का, ठीक है ना, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी काउंटिंग कैसे निकालते हैं। तो सब ये देख लो, यहाँ पे समतुल्यता का सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो समतुल्यता के सिद्धांत में क्या होता है कि जो सदन के दोनों हाउस हैं, अपना अपर हाउस लोअर हाउस, आई मीन टू से लोकसभा राज्यसभा, इनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं,
ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होंगे या फिर जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे जो वोट करेंगे, वो हमेशा इलेक्टेड होंगे, मतलब इलेक्शन लड़ के आए होंगे। ऐसा नहीं जैसा कि आपको पता है कि 12 लोग निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, तो दे आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, वो लोग वोट नहीं कर सकते। तो आप फिर से समझो, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका जो मत है उनको समतुल्य किया जाता है। इसका भी एक तरीका होगा, इसका भी ये क्या होगा, एक फार्मूला होगा। तो देखो आप कैसे, कौन सा फार्मूला है इसका, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने फार्मूला आ गया। जो एमपी होता है इनके वोट का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए, जो हमारा लास्ट फार्मूला था जिसमें हमने हमने क्या किया था, एमएलएज, जो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, उनके मतों का मूल्य निकाला था, ये उसी से संबंधित है। तो एक एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो एक संसद सदस्य का, एक सांसद का जो मत का मूल्य होता है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक है ना, जो टोटल राज्य में जितने भी हमने प्रीवियस फार्मूला से निकाले उसका वैल्यू, ठीक है ना, और उसके नीचे क्या लिख लेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग इलेक्टेड हैं उनका नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर से समझो, ऊपर क्या लिखा आपने, जितने भी राज्य में आपने क्या किए, एमएलएज के वैल्यू निकाले वोट का, वो आपने टोटल करके ऊपर डाल दिया, और नीचे क्या डाल दिए, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर को टोटल करके डाल दिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतुल्यता का सिद्धांत, ठीक है ना, समतुल्यता का सिद्धांत है ये। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ एक फिगर डाल के, ठीक है। अब मान के चलो कि सभी राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलएज थे, उसका टोटल हो गया, मान के चलो 50,000, कितना हो गया, 50,000, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स का टोटल करना है। तो मान के चलो अभी कितने हैं वहाँ पर, 543 है, ये है लोकसभा की स्ट्रेंथ, और राज्यसभा की कितनी है, 233 है, ठीक है ना, कितनी है, 233 है, ठीक है। आप लोग भी इसको नोट करते चलो। अब टोटल करोगे ना आप तो कितना हो गया, ऊपर था आपका 50,000, नीचे कितना हो गया टोटल, दोनों का जो सम अप कर दिए हम तो 76 हो गया, ठीक है ना। जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 6.44 समथिंग आएगा, ठीक है ना, मान के चलो रफली 6 आ गया। तो एक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य कितना हो गया, ठीक है ना, सांसद का जो मत का वैल्यू हो गया, वोट का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 6, रफली आप मान के चलो एक सांसद का मत मूल्य कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हमने इसको देख लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, दिस इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय सिद्धांत, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्या होता है ये होता है कि आप पढ़ लो एक बार इसको, आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति लागू की गई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि निर्वाचित उम्मीदवार अनुपातिक दृष्टि से, मतलब रेशियो वाइज अनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक लोगों की पसंद हो, ठीक है ना, सर्वाधिक लोगों की पसंद हो। तो आपको बस इतना याद रख लेना है कि इस वर्ड का एकल संक्रमणीय सिद्धांत का मतलब है कि जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम लोगों के द्वारा लाइक किया गया, पसंद किया गया, ठीक है ना, प्रीफर किया गया। अब अब इसको तय करने के लिए ना एक कोटा बना लिया गया है, ठीक है। आप एक और फार्मूला देख लो, इसको तय करने के लिए कोटा बना लिया गया है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो एमएलएज था उसका वोट काउंट कर लिया, ठीक है। फिर हमने एमपी का वोट काउंट काउंट कर लिया, किसका वोट काउंट काउंट कर लिया, एमपी का। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, हमारे पास स्टेट्स होते हैं, और लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि, ठीक है ना, उनका भी संबंध किसी न किसी राज्य से होता है, ठीक है। तो राज्य में तो उनका प्रतिनिधित्व है ही, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना। जो लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, सबका एक सीट, एक कोटा निर्धारित है, ठीक है। तो जो आपने सेकेंड कैलकुलेशन किया था उससे क्या समझ में आया, उसका ये मतलब होता है कि हमने उसी को बैलेंस किया है, हमने राज्यों का जो फेवर है,
जो राष्ट्रपति के चुनाव में उनका जो साइड है उसको बैलेंस किया था। सो दिस वाज द सेकेंड जो ट्रिक था, जो आप सॉरी ट्रिक नहीं, जो फॉर्मूला था, सेकेंड फॉर्मूला वही है। उसमें क्या किया गया है, राज्यों का जो फेवर है राष्ट्रपति के चुनाव में, जो स्टैंड है उसको बैलेंस करना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप समझ लो यहाँ पर। ठीक है, अब ये सब होने के बाद अब क्या हो गया, वोटिंग करवा ली गई, वोटिंग करवा ली गई। ठीक है, अब वोटिंग में क्या है, राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसको आधे से अधिक मत प्राप्त हो। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पेन से लिखा भी हुआ है कि अर्थात 50% प्लस वन, तो कुल डाले गए वैध मत प्लस दो, ठीक है ना, प्लस वन। क्या है ये, कुल डाले गए वैध मत मतलब टोटल काउंट जो वोट डले हैं उसको आपने दो से डिवाइड कर लिया, तो कितना हो गया, आधा, 50%। ठीक है, अब मान लो कहीं बैलेंस बीच बीच में ना रह जाए, ठीक है ना, टाई ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक एक डाल दिया गया, प्लस वन। प्लस वन करने का क्यों, मतलब क्या मतलब है कि 50% तो हो गया, लेकिन ये डिसाइड हो जाए कि किसके पक्ष में जा रहा है। तो इसके लिए हमने एक ऐड कर दिया कि मान लो कि टाई हो गया किसी कंडीशन में, तो उस समय टाई की सिचुएशन ना आए, इसलिए प्लस वन का सिद्धांत किया गया है। तो आप लोग समझ लो इसको ऐसे कि जिस भी व्यक्ति को आधे से अधिक मत प्राप्त होंगे उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, जिस भी उम्मीदवार को। तो इस तरह से 50% प्लस वन का कोटा हमने निर्धारित कर लिया। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको पढ़ लो एक बार मेरे साथ साथ। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में उसी उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है जो निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेगा, मतलब 50% प्लस वन, आधे से अधिक। यदि मतगणना के प्रथम दौर में किसी उम्मीदवार को नियत किए गए कोटे के बराबर मत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी को आ गया, यही क्राइटेरिया आ गया तो वो निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन यदि नियत कोटा ये कोटा द्वारा है, नियत कोटा द्वारा जो भी मत प्राप्त होता है मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है ना, निर्धारित कोटा जो जो भी निर्धारित है वो नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, तो मतगणना का दूसरा दौर प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो सबसे कम, मान के चलो 3 उम्मीदवार है, अभी उन्हीं तीनों में से एक को राष्ट्रपति चुनना है, तो जो नंबर 3 पे होगा ना, तो हर चरण में उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो वोट है अगर बैलेंस होता है तो ऊपर वाले दोनों उम्मीदवार में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब देखिए, मान के चलिए कि क्या है, 3 लोग हैं उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और वोटर भी मान के चलो 3 ही अभी के लिए। वोटर का नाम है ABC, और जो उम्मीदवार हैं इनका नाम है XYZ। ठीक है, अब यहाँ पे ना प्रायिकता मैं ABC से बताऊंगा। ठीक है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इसका मतलब क्या होता है, मान लो ए ने ए ग्रेडिंग दिया किसको, वाई को, बी ने बी ग्रेडिंग दिया वाई को, सी ने फिर से ए ग्रेडिंग दे दिया किसको, वाई को। अब ए ने क्या किया, बी ग्रेडिंग दिया है एक्स को, बी ने एक्स को दिया है मान के चलो सी ग्रेडिंग, और सी ने भी दिया है सी ग्रेडिंग। ठीक है, अब मान के चलो जो जेड बच गया, ए ने इसको दिया, जो बाकी बचा वही। ठीक है, मतलब सी इसको मिलेगा, ए इसको मिलेगा, और सी जो है फिर से यहाँ पे क्या बचा है, बी इसको देगा। ठीक है ना, तो आपको देखना है ए सबसे ज़्यादा किसके पास है, ए सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर भी एक ए है, लेकिन यहाँ पर 2 ए है। ठीक है, यहाँ पर 2 ए है, तो जो वाई है ना ये बन जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, यही जो वोट है ट्रांसफ़र हो जाता। अब मान के चलो, समझ गए ना आप, एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पर जो प्राथमिकता है ना ए और ए, यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर क्या है 2 बार ए आया है, बाकी सब में यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्रथम पसंद लोगों की मैक्सिमम पसंद कौन हो गया, वाई हो गया, तो वाई बन जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो इसी सिचुएशन में क्या होती है कि अगर जैसे मैंने आपको चार्ट बना के बताया, अब मान लो कि ये भी और ये दोनों ही क्या हो गए, इनको ना बराबर हो गया, तो जो नीचे का था ना इसका वोट खत काट के यहाँ इसमें बांट दिया जाता। ठीक है, जो चार्ट आपने देखा ना, मान लो कि इक्वल हो जाता, जो ए है ना दोनों का, मतलब प्रथम प्राथमिकता दोनों का, 2 कैंडिडेट का एक जैसा हो जाता, या तीनों का एक जैसा हो जाता, तो जो लास्ट वाले होते हैं उसको हटा के दोनों में उसका वोट बांट दिया जाता है। तो ये ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लो, इसको नोट्स, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है, तो राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट लगाया जाता है। ठीक है,
अब देखो कि किस किस आधार पे क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल तभी लगाया जा सकता है जब उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हो। ठीक है, मतलब मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल और केवल यही ग्राउंड है। ठीक है ना, किस आधार पे कर सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया? अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। ठीक है, अब देखो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना है उसके एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। मतलब पहली बात, अगर आप महाभियोग लाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए 1/4 ठीक के द्वारा, और 14 दिन पहले आप क्या कर दोगे? राष्ट्रपति को सूचना दोगे। आगे देखिए नंबर 3, जिस सदन में संकल्प है, ये संकल्प को पेश किया जाए उस सदन के, ठीक है ना, उस सदन के कुल संख्या के कम से कम 2/3, ठीक है ना, 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले संकल्प लाने के लिए एक चौथाई 1/4 लोगों की आवश्यकता थी। अब क्या है, पास करने के लिए 2/3 की आवश्यकता है। ये सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अब जिस सदन में पास हो गया जहाँ से, उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा सदन है वो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। ठीक है, अब जांच जब हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि या स्वयं क्या कर सकता है? अपने आरोपों की का खंडन कर सकता है या अपने बचाव में जो दलीलें हैं वो पेश कर सकता है। अब दूसरा सदन क्या करेगा? अगर मान लो दूसरे सदन ने को लगा आरोप गलत है तो वहीं पे ये खत्म हो जाएगा, ये जो संकल्प है, महाभियोग नहीं लगेगा। लेकिन आरोप जो है मान के चलो कि सही साबित हो गया, तो दूसरा सदन भी क्या कर देगा? इस संकल्प को या इस जो विधेयक है इसको 2/3 बहुमत से पास कर देगा। ठीक है ना, मतलब दोनों सदनों से 2/3 से पास हो गया तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो बाध्य है अपना पद त्याग करने के लिए। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मुख्य परीक्षा लिखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और इस प्रकार क्या होता है? मंत्रिपरिषद का गठन। इसके अलावा भी राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, उसके बाद सी ए जी है ना, जो अपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उनकी नियुक्ति। इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। तो महान्यायवादी, सी ए जी। उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन और जो बाकी के मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति। उसके बाद जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उनकी भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अभी का नया वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल 2020 से 25 तक है, और ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। ठीक है ना, 14वां वित्त आयोग खत्म हो चुका है और अभी कौन सा लगा है नया वित्त आयोग? 15वां, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? N. K. Singh। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये बनता है, याद रखो इसको। उसके अलावा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद जो उनके दो और होते हैं, मतलब 1+2 का यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है। तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी भी नियुक्ति इनके द्वारा होती है। ठीक है, तो कई सारे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब देखिए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है ना, मतलब तीनों सेना और जो सशस्त्र बल होते हैं उनका जो हेड है, प्रमुख है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वह अपनी इस क्षमता का प्रयोग कैसे करेगा? कानून मतलब जो हमारा संसद है उसके द्वारा निर्मित विधि के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार करेगा कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए इनके डिप्लोमेटिक पावर्स, राजनयिक शक्तियाँ। अब राजनयिक शक्तियाँ का मतलब होता है कि हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। तो आपको पता ही होगा सभी देशों में कौन होते हैं? राजदूत होते हैं, या नहीं तो फिर उच्चायुक्त होते हैं। ठीक है, राजदूत या उच्चायुक्त एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर होता है, शायद मैंने पहले आपको बताया भी है, फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए ये देख लो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में
राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? सॉरी, राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, चाहे राज्य करे या कोई कमेटी करे, वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है। और जो अन्य देशों के साथ भारत के, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है ना, भारत के जो भी संविधान नहीं, जो भी संधियाँ हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अन्य देशों द्वारा भारत में भेजे जाने वाले राजदूत, ठीक है ना, कौन, यहाँ पे बात चल रही है राजदूत की, एम्बेसडर की, एवं उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर का जो स्वागत है वो राष्ट्रपति भवन में होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं कि क्या अंतर होता है दोनों में, राजदूत और एम्बेसडर। देखिए, बहुत साल पहले, मतलब लगभग 200 साल तक या उससे भी अधिक, लगभग पूरी दुनिया पर अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है। और अंग्रेज़ों की कॉलोनियाँ थी पूरी दुनिया पर, भारत भी उनमें से एक था। ठीक है। तो जहाँ पर कभी ना कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा है, वो देश क्या है, कॉमनवेल्थ के एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो ये सब लोग कॉमनवेल्थ के सदस्य होते हैं, भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। ठीक है। और अब इसको ऐसे समझो, तो जो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उनके जो राजदूत होते हैं उनको कहा जाता है हाई कमिश्नर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त, उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है। बाकी जो देश बचे जहाँ पे अंग्रेज लोगों ने शासन नहीं किया उसको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर बोलते हैं। तो ये है अंतर दोनों। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में, ठीक है ना, 2 एंग्लो इंडियन को भर्ती करते हैं, नियुक्त करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है ना, बिना किसी इलेक्शन के। लोकसभा की बात चल रही है, राज्यसभा नहीं है ये। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो राज्य होते हैं ना, राज्यों के विधानमंडल, वहाँ पर भी एक होते हैं क्या, एंग्लो इंडियन। जैसे कि अपने यहाँ मैडम लोबो हैं मध्य प्रदेश में। अब देखो नेक्स्ट, अनुच्छेद 80 के अनुसार, 80 के अनुसार राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है। तो लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को। आसान है याद रखना। 2 थे एंग्लो इंडियन और जो 12 हैं इन क्षेत्रों से आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि। ठीक है। उसके अलावा और राष्ट्रपति और क्या करते हैं, संसद सत्र का, ठीक है ना, शत्रु यहाँ पे हो गया है, डोंट वरी, ये सत्र है, सेशन। ठीक है ना, संसद सत्र। तो जितने भी संसद सत्र होते हैं, तीनों सत्र का आह्वान कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और उसका समापन मतलब सत्रावसान, सत्रावसान भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। इसके अलावा जब लोकसभा का विघटन करना हो और समय से पहले संसद सत्र का खात्मा करना हो, तो ये सब काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद याद रखना चाहिए। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108, 108, अनुच्छेद 108। देखना 4 + 4 मिलकर 8 बनता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध चल रहा हो, मतलब दोनों सदन एक दूसरे की हेल्प ना कर रहे हो, ठीक, ठीक है, तो कुल मिला के कामकाज संसद का नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों को बुलवाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ मीटिंग करने को बुलवाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त सेशन को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। मतलब ज्वाइंट सेशन इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है ना, बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेंगे कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, अब देखो, मान के चलिए कि दोनों सदनों में से या तो लोकसभा या राज्यसभा कोई एक सेशन में ना हो, मतलब सेशन वहाँ पर चल नहीं रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो कि जो वहाँ के सदस्य हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, ठीक है, इन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा हो, कोई बिल के ऊपर कोई बिल पास नहीं हो रहा हो, लेकिन जनहित में, राष्ट्रहित में कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं।
एज पर आर्टिकल 123, ठीक है ना, 123 के तहत। ठीक है, अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसका सब कुछ सेम होता है, पावर, प्रभाव, क्षेत्राधिकार, जो एक अधिनियम होता है जो थ्रू प्रॉपर चैनल बना होता है, इसका भी सेम टू सेम सभी अधिकार होता है। लेकिन ये जो अध्यादेश है ये कितने दिनों के लिए होता है? केवल 6 महीने के लिए, ठीक है ना, टेक्निकली केवल 6 महीने के लिए। ठीक है, और टेक्निकली बात करें तो ऐसा होता है कि जब अगला जो पुनः बैठक होगा संसद का, उसमें इसको क्या करना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा, अनुमोदित करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके 6 सप्ताह के अंतर्गत, 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह का मतलब होता है डेढ़ महीने। ठीक है ना, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 6 सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 1.5 मंथ। तो 1.5 मंथ अगले, अब दो बैठक के बीच में कितना गैप हो सकता है? दो बैठक के बीच में गैप हो सकता है 6 माह का। ठीक है, तो मान लो कि मैक्सिमम गैप हो भी गया तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह के भीतर इसको क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, टेक्निकली कोई अध्यादेश तभी तक कानून रह सकता है, तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि उसको अनुमोदित ना करवा लिया जाए अगले बैठक के 6 सप्ताह के अंदर। तो टेक्निकली 7 मतलब 7.5 महीने, ठीक है ना, 7.5 महीने जीवित रह सकता है कोई भी ऑर्डिनेंस। ठीक है, क्यों लाते हैं? जब संसद चल नहीं रहा हो। ठीक है, जब संसद चल नहीं रहा हो तो लाया जाता है इसको। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्थात बिना संसद के अनुमोदन के कोई भी अध्यादेश केवल 6 माह 6 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। प्लीज़ नोट इट डाउन। आगे एक नोट मैंने लिखा है कि जो अध्यादेश के द्वारा क्या हो सकता है? संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसको नहीं छीना जा सकता, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ग- कौन सा एक्ट था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 इसका ये देन है, वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन और है, ये भी देख लो कि अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान में संशोधन इसे कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कोई सा भी संशोधन, एक आर्टिकल होता है 368, इसके द्वारा हम संविधान में संशोधन करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि अध्यादेश के द्वारा संशोधन कर दे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अध्यादेश केवल उन्हीं विषय पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और इसका क्षेत्राधिकार भी वैसे ही होता है जैसा सामान्य कानून का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। ठीक है ना, राष्ट्रपति का वीटो पावर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स आई फॉरबिड। आई फॉरबिड, ठीक है ना, आई फॉरबिड का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, कौन सा? वीटो, विच मीन्स आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ। अब भारत में लेजिस्लेटिव की क्या व्यवस्था है? चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा में कोई सा भी बिल आता है, उस सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पर भी पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति इन पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो हस्ताक्षर करने के बाद वो बन जाता है अधिनियम। ठीक है, वो क्या बन जाता है? अधिनियम। मतलब सभी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा ही जाना है अधिनियम बनाने के लिए। अब क्या है? राष्ट्रपति के पास कुछ पावर है कि चाहे तो वो किसी मतलब अपनी सहमति, अपना एक्सेंट देने से रोक सकता है। ठीक है, और ऐसा क्यों, ये पावर क्यों दिया गया है कि मान लो कोई विधेयक बिना विचार विमर्श के ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, जो विपक्ष है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास ऐसे ही भेज दिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए राष्ट्रपति को क्या मिला हुआ है? वीटो पावर। वीटो पावर 4 प्रकार का होता है, देख लो कौन कौन से। एक होता है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब होता है कि आप कोई विधेयक को सीधे मना कर दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का क्या मतलब होता है? निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा लौटा दिया जाना। ठीक है ना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा लौटा दिया जाना अपने जो भी उनकी संस्तुति है उसके साथ। लेकिन अगर दोबारा से जो कंसर्न्ड हाउस है उसने सेम विधेयक पास कर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, चाहे तो संशोधन करे या ना करे राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को उसको पास करना ही होगा। तीसरा है जेबीए वीटो। ठीक है ना, पॉकेट वीटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जेबीए वीटो। मतलब क्या है इसका? पॉकेट से, जेब से, जेबीए वीटो। जेबीए वीटो में क्या होता है? जो राष्ट्रपति जी हैं ये किसी
विधेयक के ऊपर या ना तो हाँ बोलते हैं ना ही ना बोलते हैं, और उसको अनिश्चितकालीन समय के लिए पेंडिंग डाल देते हैं, मतलब पॉकेट में रख के भूल गए, तो ये क्या है, पॉकेट वीटो। तो इस प्रकार के वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग एक बार हो चुका है, ठीक है, 1986 में। कब? 1986 में हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने डाकघर संशोधन अधिनियम पे, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस का एक एक्ट था उसके ऊपर पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो इसको भी याद रख लेना कि एक बार यूज हुआ है किसका, पॉकेट वीटो का। कब हुआ है? 1986 में। कौन ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो, जो ज्ञानी होंगे ना वही कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था इस वीटो का यूज। नंबर 4 देखते हैं, क्वालिफाइड वीटो। इसको हिंदी में विशेषित बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लेना इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषित वीटो, ठीक है। ये हमारे भारत में नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर किसको है? ये है अमेरिका के राष्ट्रपति को, ठीक है। देखो, इसी का ये जो निलंबनकारी वीटो था ना, जिसमें कि पुनर्विचार के लिए लौटा देते थे, इसी का रूप है। जब मान लो राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने किसी बिल को वापस कर दिया, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। अब दोबारा से वो साधारण बहुमत से पास होकर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो विशेष बहुमत से ही हो। लेकिन यही काम अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, ट्रम्प साहब ने किया, मान के चलो, तो उनका जो सीनेट है, उनका जो जो भी कंसर्न हाउस है, उसे उसको मतलब उस विधेयक को विशेष बहुमत से पास करवाना होगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ 2/3 को मानते हैं विशेष बहुमत, वहाँ पे जो भी हो उसको विशेष बहुमत से पास करवाना होगा। फिर से समझो आप, मान लो पहली बार कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो वो साधारण बहुमत से पास होकर आया होगा, लेकिन राष्ट्रपति ने उसको वापस कर दिया, तो जब दूसरी बार आएगा तो वो विशेष बहुमत से पास होकर आएगा। ये प्रावधान है कहाँ पर? अमेरिका में। और इसको बोलते हैं विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। अब भारत में क्या है? भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना जो नंबर 2 का था, निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, ठीक है। अब जो कंसर्न्ड हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, चाहे तो वो उसमें परिवर्तन करे, वो भी साधारण बहुमत से, जैसा कि राष्ट्रपति ने सुझाया है, ठीक है। और चाहे तो उसको बिना कुछ किए दोबारा से भेज दे। अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है सेम विधेयक, सेम बिल, तो राष्ट्रपति हैज़ टू साइन इट, ठीक है ना, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये 4 प्रकार का वीटो है। एक है पूर्ण वीटो, सीधे तौर पे मना कर देना कि ये मैं मना करता हूँ, मैं साइन नहीं करूँगा। दूसरा क्या है? पुनर्विचार के लिए लौटा देना, इसको बोलते हैं निलंबनकारी। तीसरा क्या है? ना हाँ बोलना ना बोलना, ये है पॉकेट वीटो। और चौथा क्या है? क्वालिफाइड वीटो, विशेषित वीटो। ये अमेरिका में चलता है, भारत में नहीं चलता, ठीक है। अब वीटो का आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 111, ठीक है, अनुच्छेद 111। आप इसको एक बार पढ़ लो कि संविधान के आर्टिकल 111 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 111 के अनुसार जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? उस पर अपनी सहमति दे दे। पहले वो बिल था, अब बन गया सहमति के बाद विधेयक, सॉरी अधिनियम। पहले वो विधेयक था, अब बन गया अधिनियम। देखो, विधेयक को ही बिल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही वो अधिनियम बन जाता है। दूसरा क्या कर सकता है राष्ट्रपति? विधेयक को सुझावों के साथ वापस लौटा दे। दिस इज कॉल्ड निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना, यही है निलंबनकारी वीटो, ठीक है। और तीसरा क्या है? विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रख ले, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वीटो, 1 2 3। आर्टिकल भी कौन सा है? 111। 3 प्रकार के वीटो हैं भारत में, वैसे होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन भारत में 3 प्रकार के। 111, तो 111 अनुच्छेद में क्या है? वीटो का वर्णन है, आप इसको ऐसे याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का जो अगला पावर है वो है पार्डन की करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति। अब मान लो कोई व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है, फाउंड गिल्टी, ठीक है ना, उसको कोई पनिशमेंट मिला है, दंड मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसके दंड को कम कर सकते हैं या किसी और दंड में बदल सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो फिर कंप्लीटली उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ये सब पावर होता है राष्ट्रपति के पास। तो चलो देख लेते हैं इसको एक बार अपन। तो सबसे पहले आप इसका आर्टिकल नोट करो कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, ठीक है ना, 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के संदर्भ में क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। वे दंड को पूर्ण रूप से, ये क्षमा लिखा हुआ है, क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं मतलब रोक सकते हैं, और या दंड में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो दंड है, मान लो कि किसी को मौत की सज़ा है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलवा दिया, मतलब उम्र कैद दिलवा दिया, या 7 साल की बामुशक्कत कैद की सज़ा दिलवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मुझे लग रहा है कि डाउट जाएगा कि वो है स्थगित। स्थगित करने का क्या मतलब है? मान लो किसी व्यक्ति को
21 अप्रैल को फांसी होनी थी, तो इसने क्या कर दिया, स्टे ऑर्डर लगा दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो बट उसके पहले जो डिजीज्ड होते हैं, जो दोषी होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उसको अपील करना होता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी फांसी की सज़ा को रोक दिया कि आप अभी के लिए इसको रोक दो, तो ये होता है स्थगन करना। बाकी दो नॉर्मल है कि पूर्ण रूप से क्षमा कर दे, नहीं तो फिर दंड में परिवर्तन कर दे। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट जो अधिकार है राष्ट्रपति का, वो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का, ठीक है। अब देखो, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तो देगा चाहे तो नहीं देगा। अब राष्ट्रपति भी उनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। मान लो सलाह मिल गया राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से, तो राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे तो ना माने, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। अब देखो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 143, ठीक है ना, 143। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये वर्ड आपको पता ही होगा 143। इसको कैसे याद रखना है कि मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदय में बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, प्यार मोहब्बत रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक ने सलाह मांगा, दूसरे का मन हुआ दिया, मन हुआ नहीं दिया, दूसरे ने सलाह दे दिया, पहले का मन हुआ माना, मन हुआ तो नहीं माना। तो ऐसा तो प्यार मोहब्बत में ही होता है। तो 143 से इसको याद रख लेना। इसके अलावा राष्ट्रपति की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति होती है आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है ना। इमरजेंसी लगाने का जो पावर है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पावर है। तो देख लेते हैं इसको। 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाया जाता है। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। जब देश में मान लो कि सशस्त्र विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबेलियन, या दूसरे देश ने भारत पे अटैक कर दिया, तो इस कंडीशन में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। जब चाइना से, पाकिस्तान से युद्ध वगैरह होता है, उस कंडीशन में ये लग जाता है, ठीक है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। अब मान लो कि कोई राज्य सरकार क्या कर रही है, संविधान के अनुसार अपने राज्य का जो प्रशासन है वो नहीं चला रही है, मनमानी कर रही है, ठीक है। कुल मिला के संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, ठीक है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रूल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। मतलब जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो उस राज्य का शासन संभालेगी खुद, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और इसका जो आर्टिकल है 356 है, और राष्ट्रीय आपातकाल का था 352। अब एक होता है वित्तीय आपातकाल। मान लो जो हमारा रुपया है, हमारे देश की मुद्रा रुपया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, गिर जाए डॉलर के मुकाबले, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने देश का क्रेडिट बचाने के लिए, साख सुधारने के लिए देश में क्या किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, केंद्र सरकार का होता है, इन सब पे रोक लगा दी जाती है। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं, राष्ट्रीय आपात ये मतलब आपातकाल शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो ये तीनों आप याद कर लो। इन सब के अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो भारत का सबसे सीनियर व्यक्ति होता है, ठीक है। मतलब जो सीनियरिटी लिस्ट है, वरीयता क्रम है, उसमें उनका स्थान प्रथम होता है, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। आप इसको याद रख लेना। एक वरीयता क्रम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वरीयता क्रम देश के पदाधिकारियों का। नंबर 1 पे कौन है, भारत के राष्ट्रपति। नंबर 2 होते हैं सीनियरिटी में उपराष्ट्रपति। नंबर 3 में प्रधानमंत्री आते हैं। नंबर 4 में राज्यों के राज्यपाल होते हैं अपने अपने राज्यों में, ठीक है। नंबर 5 में कौन है सबसे सीनियर व्यक्ति भारत का, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नंबर 6 में कौन आते हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसके समतुल्य होते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। नंबर 7 में बहुत सारे लोग आते हैं, आप देख सकते हो, उप प्रधानमंत्री। उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, इसका भी नंबर 7 ही होता है। उसके बाद योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होते, पता ही है आपको। जो नीति आयोग आजकल योजना के आयोग के बदले में क्या चलता है, नीति आयोग, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के बदले में नीति आयोग चलता है। तो जो इसके उपाध्यक्ष होंगे वो भी 7वें नंबर के सीनियर व्यक्ति हैं भारत के। उसके बाद अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, इनका भी 7वां नंबर होता है। और जिनको भारत रत्न प्राप्त है, ठीक है ना, उनका भी जो रैंक है वरीयता क्रम में, वो है 7वां। उसके अलावा आप देख लीजिए, भारत के जो 8वें नंबर के सबसे वरिष्ठ होते हैं वो कौन है, राष्ट्रमंडल के राजदूत, ठीक है। उसके बाद जो असाधारण और पूर्णाधिकारी उच्चायुक्त, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो एम्बेसडर होते हैं,
हाई कमिश्नर होते उनकी बात की जा रही है, ठीक है। और जो राज्यपाल जो अपने राज्य में थे तो उनका तो कुछ और नंबर था, बट अपने राज्य के बाहर होंगे तो वो 8वें नंबर पे होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री भी 8वें नंबर पे होंगे अपने राज्य के बाहर वरीयता क्रम में। 9वें नंबर में कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दे देना यहाँ पे कि जो मुख्य न्यायाधीश था इनका नंबर था 7, और जो अन्य न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनका नंबर कौन सा है? 9, उनका नंबर है 9, ठीक है। जो अन्य न्यायाधीश है इनका नंबर कौन सा है? 9। उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी नंबर है 9, ठीक है। उसके अलावा नंबर 10 में आप देख लीजिए, नंबर 10 में कौन कौन है? नंबर 10 में है राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। योजना आयोग के यहाँ पे जहाँ पर योजना आयोग मिले ना वहाँ पे आप समझ लेना नीति आयोग, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, संघ का राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 10वें नंबर पे है। 11वें नंबर पे कौन है इसको भी देख लो आप। 11वें नंबर पे है भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है भारत का। उसके बाद जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनका भी नंबर 11 है। उसके बाद जो CAG आपने पढ़ा था, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी 11वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए। तो याद रख लेना जो राष्ट्रपति हैं वो प्रथम नागरिक हैं भारत के। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप लोग फटाफट इसको देख लो। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो ये ब्रिटेन के सम्राट से या साम्राज्ञी से, ठीक है ना। जैसे वो भी अपने देश के नाममात्र प्रधान होते हैं, वैसे हमारे यहाँ के भी जो राष्ट्रपति हैं वो नाममात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका में होती है। नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्यवस्थापिका, ठीक है ना। यहाँ पर कौन होगा? व्यवस्थापिका, क्योंकि यही लोग सारा काम करते हैं, राष्ट्रपति बस सील साइन करते हैं, बस वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रधान है? तो देख लीजिए, राज्य का प्रधान, राज्य सरकार दोनों का प्रधान, केवल सरकार का प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य का प्रधान है ए, ठीक है। देखो जो भारत है ना इसको स्टेट भी कहते हैं। स्टेट का मतलब केवल राज्य ही नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट का मतलब भारत देश से है, तो राज्य का प्रधान होता है, ठीक है ना, स्टेट का। 5 में देखो, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? मैंने आपको अभी अभी लिस्ट दिखाई, प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। नंबर 6, भारत संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? वो अपने मंत्रिमंडल के या जो संसद द्वारा स्थापित विधि है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। अब देखो भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ठीक है ना। नोटिस करना, जो राज्य का मतलब यहाँ पे भारत से है, ठीक है। अब देखो भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अगेन राष्ट्रपति, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, कौन सा? नागरिक हो भारत का, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। लोकसभा सदस्य की जितनी योग्यता हो, सही है, ठीक है। डी यहाँ पे होगा कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट 11 नंबर देखो आप, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए? 35 वर्ष की हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? अधिकतम देखो मिनिमम तो है 35, लेकिन अधिकतम का कुछ नहीं कहा गया है, तो कोई आयु सीमा तय नहीं है। 13 देख लो, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका में है कि केवल 2 बार बन सकता है, बट भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। 15 में देखें, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, तो ये जो है डी वाला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आज ही के लेक्चर में आपने अच्छे से जाना है इसको, तो डी होगा इसका आंसर। 16 में देख लो, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? अब देखो जब भी डिस्प्यूट होंगे ना इनके चुनाव को लेकर, तो उसको करेंगे सुप्रीम कोर्ट हैंडल। कौन करेंगे हैंडल? सुप्रीम कोर्ट करेंगे हैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए?
तो 50-50 है, ठीक है ना। देखो, प्रस्तावक का मतलब है जो इनका नाम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और अनुमोदक का मतलब है जो इनसे सहमत है, ठीक है। तो 50-50 लोग इनके नाम को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तभी ये इलेक्शन लड़ पाएंगे। क्योंकि देखो क्या है कि राष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड पद है, रिप्यूटेड पद है, ठीक है। तो पता चला कि सब लोग मुंह उठा के इलेक्शन लड़ने के लिए पहुंच जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और उपराष्ट्रपति का अगर पूछे तो उपराष्ट्रपति में 20-20 है, ठीक है ना। राष्ट्रपति में 50-50, उपराष्ट्रपति में 20-20। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना कितना रुपया जमा करना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 15,000 रुपये जमा करना होता है एज अ सिक्योरिटी मनी, जमानत की राशि के तौर पे। तो राष्ट्रपति के भत्ते, और अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन होता है, ठीक है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, आज के समय ये रिवाइज हो चुका है, पहले था 1.5 लाख, बट आज के समय 5 लाख है। चलो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, ये विकिपीडिया का डेटा है कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया। राष्ट्रपति के साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण पदों पे आसीन व्यक्ति हैं उनकी सैलरी भी आप फटाफट देख लो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख, ठीक है ना, कितनी है 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति की कितनी है 4 लाख, ठीक है। राष्ट्रपति की कितनी है, प्रधानमंत्री की कितनी है, प्राइम मिनिस्टर की, इनकी है 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा और राज्यसभा। जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, इनकी जो सैलरी होती है ये प्रधानमंत्री के रूप में ना होकर जो मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सांसद के रूप में इनको सैलरी मिलती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यों के राज्यपाल की सैलरी कितनी है, इनका है 3.5 लाख। कितना है इनका, 3.5 लाख। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये हो इनका है 2,80,000, ठीक है। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका है 2.5 लाख। उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी 2.5 लाख, ठीक है। कैग का भी 2.5 लाख, सीएजी का 2.5 लाख है, ठीक है। और देख लो आप, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका भी 2.5 लाख है, जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनका भी 2.5 लाख है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, प्रशासक है, उनका 1,10,000, ठीक है। उसके बाद जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो सेनाध्यक्ष होते हैं इनका भी 2.5 लाख है सैलरी, ठीक है। उसके बाद जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना है, उनका भी 2.5 लाख है। और जो अन्य जज होते हैं ना हाई कोर्ट्स के, इनका कितना है, 2,25,000, 2,25,000। उसके बाद आप देख लीजिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी लोग होते हैं, सांसद, इनका कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। इनका कितना होता है, 1 लाख। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों के पे जो आसीन हमारे पदाधिकारी उनके सैलरी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छे से आप लोग इसको पढ़ो और नोट्स बनाओ। जय हिंद।